आज की कक्षा में छायावाद के सुख्यात कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता कुकुरमुत्ता पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में प्रथम भाग की चर्चा हो चुकी थी। आज द्वितीय भाग की चर्चा होगी। कारण कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कुकुरमुत्ता कविता को दो भागों में लिखा है, तो उसी तरह से हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। तो आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो यह मान लीजिए कि यह कविता जो है कुकुरमुत्ता आधुनिक हिंदी कविता में सर्वाधिक विवादास्पद कविताओं में से एक है। राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह जैसे आलोचकों ने तो आलोचना की ही, कुछ आलोचकों ने यहाँ तक कह दिया कि यह कविता नहीं, सांप झाड़ने का मंत्र है। तो इस तरह से आलोचना हुई है इस कविता की। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से इसकी आलोचना की है। तो कुकुरमुत्ता कविता पढ़ेंगे। यही पुस्तक है। पिछली कक्षा में मैंने आपको यह पुस्तक दिखाई थी कुकुरमुत्ता। आपके पास हो तो आप लेकर बैठें और ध्यान से सुने, समझें। एक एक शब्द पर आप ध्यान दें। इसकी जो संवेदना पक्ष है, जो भाव पक्ष है, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो देखा जाए कुकुरमुत्ता भाग 2। बागे के बाहर पड़े थे झोंपड़े, दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े। जगह गंध रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंतरानी। बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियां, सेलरों की परों की थी गुड्डियां। कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे। हवा बदबू से मिली, हर तरह की बासिली पड़ गई। बाग में बाहर पड़े थे झोंपड़े, जो नवाब का बाग था उसी के बाहर कई झोंपड़े थे, कई झोपड़ियां थी। दूर से जो दिख रहे थे अधगड़े, दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि आधे गड़े हुए हैं वे झोंपड़े, सही सलामत स्थिति में नहीं है। जगह बड़ी गंदी थी। रुका सड़ता हुआ पानी, पानी जो मोरियों में बह रहा था वह पानी रुका हुआ था, एक तरह से वह पानी सड़ा हुआ था, है ना। जिंदगी की लंतरानी, बिलबिलाते कीड़े। जिंदगी वहाँ एक तरह से बहुत परेशान थी। चारों तरफ गंदगी थी, बदबू थी। बिलबिलाते कीड़े, कीड़े बिलबिला रहे थे। बिखरी हड्डियां बिखरी हुई थी। सेलरों की परों की थी गुड्डियां। अब पक्षियों के जो पर होते हैं वे भी कहीं कहीं टूट करके बिखरे हुए थे। कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे। कहीं मुर्गी थी, कहीं उसके अंडे थे, अंडों के छिलके फेंके हुए थे। धूप खाते हुए कंडे, धूप में कंडे सूख रहे थे। हवा बदबू से मिली, जो भी हवा आ रही थी वह बदबू युक्त थी। हर तरह की बासिली पड़ गई। एक तरह से वहाँ के वातावरण में बासिली थी, है ना। बिल्कुल नयापन नहीं था, कहीं कोई ताजगी नहीं थी। कवि आगे कहते हैं, रहते थे नवाब के खादिम। वे जो झोंपड़े थे वहां नवाब के खादिम रहते थे। खादिम किसे कहते हैं? सेवक को, जो सेवा करते हैं, नौकर चाकर, ये सभी उस झोंपड़े में रहते थे। अफ्रीका के आदमी आदिम, एकदम आदिम थे वे सब। खानसामा, बावर्ची और चौबदार दरबान, सिपाही, साइस, भिस्ती, घुड़सवार, तामजान वाले कुछ देशी कहार। तामजान वो खुली पालकी होती थी जिसमें राजा महाराजा ये लोग बैठ करके कहीं आते जाते थे, तो कहार उस पालकी को ढोते थे अपने कंधों पर। तो तामजान वाले कुछ देशी कहार, है ना। तामजान वाले वहाँ कुछ देशी कहार भी रहते थे उस झोंपड़े में। नाई, धोबी, तेली, तंबोली, कुम्हार, फिलवान, ऊंटवान, गाड़ीवान,
देखिए ये सब रहते थे। एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान, एक हिंदू मुस्लिम खानदान भी वहाँ रहता था। देखिए समाज में इन सबकी आवश्यकता है, सबसे मिल करके हम पूरे हैं। अगर हम किसी को अलग करके चलेंगे तब समझिए कि हम पूरे नहीं हैं, हम अधूरे हैं। जितने सारे लोग इस समाज में हैं, देखिए नाई हो, धोबी हो, तेली हो, कुम्हार हो, फिलवान हो, गाड़ीवान हो, सबकी जरूरत है कि नहीं है? हम सब एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है, अपने से सभी समान हैं और सबकी आवश्यकता है। एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान, एक ही रस्सी से किस्मत की बंधा, काटता था जिंदगी गिरता सधा। बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान रहते थे उस बस्ती में कुछ बागवान। पेट के मारे वहाँ आ बसे, साथ उनके रहे रोए और हंसे। पेट के कारण सब वहाँ बसे हुए हैं। पेट के कारण का मतलब क्या? ये रोजी रोटी है, वे लोग काम करते हैं और जो पारिश्रमिक मिलता है उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। चाहे वे नाई हो, धोबी हो, तेली हो, तंबोली हो, कुम्हार हो, फिलवान हो, उटवान हो, गाड़ीवान हो, कोई हो, सब पेट की खातिर काम करते हैं। सब वहाँ उसी की खातिर बसे थे, लेकिन साथ रोए साथ हंसे, मतलब सब एक दूसरे के दुख सुख में साझेदार थे। सब सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते थे, साथ निभाते थे। ऐसा वहाँ का वातावरण था। अब आगे बढ़ते हैं। एक मालिन थी, बीबी मोना माली की थी बंगाली। लड़की उसकी नाम गोली। एक मोना बंगाली औरत थी जिसकी बेटी का नाम था गोली। वह नवाबजादी की थी हमजोली। वह जो गोली थी नवाबजादी की, मतलब नवाब की लड़की, नवाबजादी, उसकी वह हमजोली थी, मतलब सहेली थी, प्रिय साथिन थी। कहानी जो है कविता में चल रही है। एक तरह से आप इसे समझिए कि मोना नाम की बंगाली एक महिला थी, उसकी बेटी थी, उसका नाम था गोली। और जो नवाबजादी थी, नवाब की जो लड़की थी, उसका नाम था बहार। इसमें हम लोग पढ़ेंगे उसे। तो वह उसके साथ रहती थी। एक तरह से दोनों हमजोली थी, प्रिय सहेली थी दोनों। नाम था नवाबजादी का बहार। अब समझ गए कि नवाब की जो लड़की थी उसका नाम क्या था? बहार। और जो माली की लड़की थी उसका नाम था गोली। नजरों में सारा जहां फरमा बरदार, मतलब वो नवाबजादी जो थी उसकी नजरों में ऐसा लगता था कि उसको छोड़कर, उसके पिताजी को, उसके परिवार को छोड़कर इस संसार के जितने लोग हैं सभी फरमा बरदार हैं, मतलब कि उसकी आज्ञा का, उसके आदेश का सब पालन करने को मजबूर हैं। सारंगी जैसी चढ़ी, पोएट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी, मतलब कि उसकी वाणी में कविता थी, इतनी अच्छी उसकी आवाज थी, बोलने का ढंग था। गोली की माँ बंगालिन बहुत शिष्ट। अब देखिए, गोली की माँ जो बंगालिन थी, बंगाल की रहने वाली बंगालिन, वह बहुत शिष्ट थी, पोएट्री में स्पेशलिस्ट। मतलब क्या है? वह काव्य रचना भी करती थी, काव्य पाठ भी करती थी, उसकी वाणी में कविता थी। बातों जैसी मजती थी, सारंगी वह बजती थी। उसकी बातों में ऐसा लगता था कि सारंगी की मधुर ध्वनि जो है वह निःसृत हो रही है। सुनकर राग सरगम तान, खिलती थी बहार की जान। बहार बहुत खुश रहती थी गोली की माँ से मिलकर। गुरु मिला बिना पकड़े खींचे कान, देखा देखी बोली में माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने। स्वाभाविक है, जैसी माँ होती है तो माँ का संस्कार तो उसके बच्चों में जाता ही है।
तो जो गोली थी उसके अंदर माँ का संस्कार आया था। वह भी बहुत अच्छी बातचीत करती थी, उसकी आवाज़ भी अत्यंत मधुर थी, सारंगी सी बजती थी। देखा देखी बोली में माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने, मैंने बोली में माँ की अदा सीख ली नन्ही गोली ने, वो छोटी बच्ची गोली ने। इसलिए बाहर वहाँ 12 मास डटी रही गोली की माँ के, कभी गोली के पास। यही कारण था कि बाहर नवाब की लड़की 12 मासा मतलब कि 12 मास पूरे साल हमेशा, कहने का अर्थ हमेशा गोली के पास, गोली की माँ के पास वह आती थी, डटी रहती थी। सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तनतनाई आती थी। गोली डांडी पर पासंग वाली कौड़ी, स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी। वह इस तरह से आती थी, दौड़ी दौड़ी सबसे मिलती थी, बहुत खुश होती थी। पर कहेंगे साथ ही साथ वहाँ दोनों रहती थी, दोनों साथ साथ रहती थी। कौन? बहार और गोली साथ ही साथ वहाँ दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी। दोनों के दिल मिले थे, तार खुले खुले थे। बात बिल्कुल साफ है कि हम दोस्तों से जितना खुलकर बातें करते हैं, इस तरह की बातें साझा करते हैं जो हम अपने माता पिता से नहीं करते, अपने शिक्षक से नहीं करते, तो खुलकर बातें होती है, कहीं रोकने टोकने वाला तो कोई होता नहीं है। तो अपनी अपनी कहती थी, दोनों के दिल मिले थे, तार खुले खुले थे। तार, दिल के तार खुले खुले थे, मतलब कि कहीं किसी से, किसी के अंदर कोई संकोच नहीं था। दोनों एक दूसरे से खुलकर अपने दिल की बातें करती थी। हाथ पकड़े घूमती थी, खिलखिलाती झूमती थी, एक पर एक करती थी चोट, हंसकर होती लोटपोट। एक दूसरे पर व्यंग भी करती थी। चोट करने का मतलब व्यंग करना, ताना मारना, मतलब सब हंसी हंसी में, हंसकर होती लोटपोट, और दोनों हंस हंस करके लोटपोट हो जाती थी। साथ का दोनों का सीन, खुशी से कटते थे दिन। दोनों के दिन बड़ी खुशी से कट रहे थे, बाहर और गोली के दिन। महल में भी गोली जाया करती थी। ऐसा नहीं है कि केवल बाहर गोली के यहाँ आती थी, गोली की माँ से मिलती थी, बल्कि गोली भी महल में जाया करती थी, जैसे यहाँ बाहर आया करती थी। एक दिन हंसकर बाहर यह बोली, चलो बाग घूम आए हम गोली। एक दिन बाहर ने हंसकर कहा कि गोली, चलो हम लोग बाग घूम करके आते हैं, जरा बाग की सैर कर लेते हैं। दोनों चली, जैसे धूप और छां। गोली के गले पड़ी बहार की बाह। अब बहार गोली के गले में अपनी बाह डाल दी और दोनों इस तरह से चली जैसे धूप और छां, माने दोनों की संगति एकदम ऐसी थी, धूप छां की तरह। अब देखिए, प्रारंभ में आलोचकों ने कहा कि यह प्रगतिवादी कविता है। इसमें जो कुकुरमुत्ता है वह सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जो गुलाब है वह पूंजीपति वर्ग का, शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इस प्रसंग से ऐसा लगता है कि वह बात गलत है। कारण कि बहार जो थी वह नवाब की बेटी थी। चलिए ठीक है, आप पूंजीपति मान रहे हैं नवाब को तो मान लीजिए, शोषक मान रहे हैं तो मान लीजिए, कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है उसे मान लीजिए, जो गोली है वह माली की लड़की है, वह गरीब लड़की है, वह भी सर्वहारा है। तो बाहर गोली के गले में बाह डाल करके दोनों चल रही हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ वर्ग सामंजस्य है, वर्ग संघर्ष नहीं है। देखा जाए, दोनों चली जैसे धूप और छाह, गोली के गले पड़ी बाहर की बाह, साथ टेरियर और एक नौकरानी।
उसके साथ साथ एक टेरियर भी। टेरियर वो शिकारी कुत्ता होता है, और उसकी जो बांदी थी साहबजादी की, मतलब बाहर की जो बांदी थी नौकरानी, वह भी साथ चली। सामने कुछ औरतें भरती थी पानी, सामने कुछ औरतें पानी भर रही थी। सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा हो उठती गर्द को। सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को। अड़गड़े क्या है? पशु हाट है ना। अब पशु के मेले में अगर कोई आदमी नजर आ जाए तो थोड़ा सा आश्चर्य जो है, जहाँ केवल पशु हैं वहाँ कोई आदमी नजर आ जाए तो आश्चर्य थोड़ा सा होगा। तो अब कविता में कवि ने ऐसा लिखा है कि सिट पिटाई जैसे अड़गड़े में देखा मर्द को। ये जो पानी भरने वाली पनभरनियाँ थी, गोली के साथ बहार को देखकर, बहार किस तरह गोली के गले में बाँह डाले हुए चल रही है साथ साथ, ये देख करके सिट पिटाई। बाबू ने देखा हो उठती गर्द को। निकल जाने पर बहार के, जब बहार वहां से निकल गई, गोली चली गई, तो बोली पहली दूसरी से। तो पहली पनभरनी जो थी, पानी भरने वाली महिला, वह दूसरी से बोली, देखो वह गोली मोना बंगाली की लड़की। वह जो गोली है वह मोना बंगाली की लड़की है। भैंस भड़की ऐसी उसकी माँ की सूरत। उसकी माँ की सूरत जो है वह अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है। देख करके भैंस भड़क जाए, मगर है नवाब की आंखों की में मूरत। लेकिन नवाब की आंखों में वह मूरत की तरह है, उसका बहुत सम्मान है नवाब के यहाँ। रोज आती है महल को, वह महल रोज आती है। जगे भाग आंख का जब उतरा पानी, लगे आग रोज ढोया आ रहा माल असबाब। बन रहे हैं गहने जेवर, पकता है कलिया कबाब। वह आती है, उसका बहुत सम्मान होता है ना। कलिया कबाब सब पक रहा है, गहने जेवर बन रहे हैं, मतलब कि सब में उसका साथ है, सबके वह साथ है, कहीं कोई अंतर नहीं है। उसका बहुत सम्मान है महल में। झटके से सिर कांख पर फिर लिए घड़े, चली ठनकाती कड़े। फिर इस तरह से वे घड़े संभाल ली महिलाएं, पानी भरने वाली महिलाएं, और चल दी साथ में। बाग में आई बहार। अब बाग में बहार आ गई। चंपे की लंबी कतार, चंपे के पुष्प पूरी तरह से खिले हुए थे, फूल खिले हुए थे, एकदम लंबी कतार थी। देखती बढ़ती गई, उसे देख करके वह बहार आगे बढ़ती गई, फूल पर अड़ती गई। फूलों का जो सौंदर्य था अपनी तरफ बहार को आकर्षित कर रहा था। बहार उस तरफ बढ़ती गई। मौलसिरी की छाह में, मौलसिरी की छाह में गई। कुछ देर बैठी बेंच पर, वहाँ जो बेंच लगा हुआ था उस बेंच पर कुछ देर बैठी। फिर निगाह डाली एक रेंज पर, एक जगह उसकी निगाह जाकर टिकी। फिर देखा कुछ उड़ रही थी तितलियां, डालों पर कितनी चहकती थी चिड़ियां, भौरे गूंजते हुए मतवाले से उड़ गया एक मकड़ी के फंसकर बड़े से जाले से। अब यहाँ छायावादी कवियों की जो विशेषताएं होती हैं, उनकी जो खूबियां होती हैं, प्रकृति प्रेम, तो प्रकृति के कुछ अंश को यहाँ डाला गया है। चूंकि निराला छायावादी कवि थे। अलग बात है कि इस कविता की रचना 1942 में हुई, तो 1920 से लेकर 1936 तक का जो काल था वह छायावाद का काल रहा। 1936 से लेकर 1943 तक प्रगतिवाद का काल रहा। ठीक है। और इस कविता की रचना राम की शक्ति पूजा से 6 साल बाद, राम की शक्ति पूजा की रचना 1936 में हुई थी, और उसके 6 साल बाद अर्थात 1942 में कुकुरमुत्ता कविता की रचना हुई। तो वह प्रगतिवाद का दौर था, इसलिए कुछ आलोचकों ने इसे प्रगतिवादी कविता के रूप में मान लिया। लेकिन यह कविता प्रगतिवादी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी कविता जो है वह मानवतावादी कविता है ना। देखिए आगे, तो प्रकृति चित्रण है यहाँ किस तरह। कुछ देर बैठी बेंच पर, फिर निगाह डाली एक रेंज पर, देखा फिर
उड़ रही थी तितलियां, डालों पर कितनी चहकती थी चिड़ियां, भौरे गूंजते हुए मतवाले से उड़ गया एक मकड़ी के फंसकर बड़े से जाले से। फिर निगाह उठाई आसमान की ओर, देखती रही कि कितनी दूर तक छोर, आसमान की छोर जो है कितनी दूर तक है, क्षितिज तक उसकी निगाह गई। देख उठ रही थी धूप, धूप उठ रही थी, पड़ती फुनगियों पर, और धूप जो थी फुनगियों पर पड़ रही थी। चमचमाया रूप, वह रूप चमचमा रहा था। पेड़ जैसे शाह ईक से ईक बड़े, जिस तरह शाह होते हैं, बादशाह होते हैं, राजा होते हैं, वे बड़े होते हैं, उनका बड़ा सम्मान होता है, ठीक उसी तरह से ईक बड़े पेड़ थे, ताज पहने हैं खड़े। ऐसा लगता था कि वे अपने सर पर ताज पहने हुए खड़े हैं। भाव यह है कि बड़े बड़े पेड़ थे बाग में। आया माली हाथ गुलदस्ते लिए, तब तक एक माली आया हाथ में गुलदस्ते लिए हुए, गुलबहार को दिए, गोली को एक गुलदस्ता, एक बहार को उसने गुलदस्ता दिए और एक गोली को। सूंघकर हंसकर बहार ने दिया, बहार ने उस गुलदस्ते को सूंघा, हंसकर उसे दे दिया। जरा बैठकर उठी, थोड़ी देर बैठ करके उठी, तिरछी गली होती कुंज को चली, तिरछी गली हो करके कुंज की तरफ वह चली। देखी फ्रांसीसी लिली, और फ्रांसीसी लिली खिली हुई थी और गुल बकावली। फिर गुलाब जामुन का बाग छोड़ा, गुलाब जामुन का बाग मिला, उसे भी छोड़ा। तूतों के पेड़ों से बाएं मुंह मोड़ा, अब तूत के जो वृक्ष थे उससे बाएं वह मुड़ी। एक बगल की झाड़ी बढ़ी जिधर थी बड़ी गुलाब बाड़ी, एक बगल की झाड़ी की तरफ गई, तूत के पेड़ की तरफ से बाईं तरफ मुड़कर बड़ी गुलाब बाड़ी, एक बड़ी गुलाब बाड़ी थी, गुलाबों का बाग था, केवल गुलाब के फूल थे, किस्म किस्म के फूल वहां खिले हुए थे। देखा खिल रहे थे बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े फूल खिल रहे थे। लहराया जी का सागर अकुल, माने जी का जो सागर था वह अकुल, लगता था कि किनारे को तोड़ करके बह जाएगा, ऐसा उमड़ा, मतलब बहुत खुश हो गई। दुम हिलाता भागा टेरियर कुत्ता, जैसी दौड़ी गोली चिल्लाती हुई कुकुरमुत्ता। अचानक गोली को कुकुरमुत्ते पर नजर पड़ी और वह चिल्लाती हुई दौड़ी कि कुकुरमुत्ता। सकपकाई बाहर देखने लगी, बाहर सकपकाई कि क्या बोल रही है ना। बाहर देखने लगी, जैसे कुकुरमुत्ते के प्रेम से भरी गोली दगी। अब कुकुरमुत्ते के प्रेम से गोली भरी हुई उसकी तरफ बढ़ी। भूल गई उसका था गुलाब पर जो कुछ भी प्यार, अब गुलाब पर उसका जो कुछ भी प्यार था उसे वह भूल गई। सिर्फ वह गोली को देखती रही निगाह की धार, अपनी निगाहों से वह गोली को देखती रही कि गोली कुकुरमुत्ता कह करके क्यों दौड़ी और उस तरफ क्यों लपकी। अब उसकी नज़र गोली पर पड़ी और गुलाब की खुशबू को वह भूल गई, गुलाब के सौंदर्य को भूल गई। अब नज़र बाहर की कहाँ है, गोली पर। टूटी गोली जैसे बिल्ली देखकर अपना शिकार, तोड़कर कुकुरमुत्तों को होती थी उनके निसार। अब गोली कुकुरमुत्ते को देखकर उस पर ऐसे लपकी जैसे बिल्ली अपने शिकार पर लपकती है, शिकार को पकड़ना चाहती है। भाव यह है कि कुकुरमुत्ते को देखकर गोली के अंदर एक तरह से मोह आया, उसके प्रति प्रेम हुआ, उसे तोड़ने की इच्छा हुई, उस तरफ वह बढ़ी। बहुत उगे थे तब तक, उसने कुल अपने आंचल में तोड़ कर रखे। अब तक कुकुरमुत्ते बहुत उगे हुए थे, सब तोड़ करके गोली ने अपने आंचल में रखे। घूमी प्यार से और तोड़ने के बाद है ना, मैंने आंचल में कुकुरमुत्ते सब तोड़ करके रखी। उसके बाद घूमी प्यार से, वह प्यार से मुड़ी, मुस्कराती देखकर बोली बाहर से। मुस्कराती हुई वह बाहर की तरफ मुड़ी और उसे देखकर बोली, देखो जी भर कर गुलाब, तुम देखती रहो जी भर करके गुलाब, हम खाएंगे कुकुरमुत्ते का कबाब, हम तो कुकुरमुत्ते का कबाब खाएंगे। कुकुरमुत्तों की कहानी सुनी उससे,
जीभ में बहार की आया पानी। जब कुकुरमुत्ते की कहानी बहार ने गोली से सुनी, गोली ने बताया होगा कि इसका कबाब बहुत ही स्वादिष्ट होता है, कैसे कैसे बनता है, कैसा लगता है। तो एक तरह से सुनी उससे, जीभ में बहार की आया पानी। अब बहार की जीभ में पानी आ गया, मतलब कि वह खाने को ललचा गई कि इसकी इतनी प्रशंसा कर रही है तो जरा इसको हम खाते, इसका कलिया कबाब खाते, देखते खाकर। पूछा, क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज? खाने की कोई चीज अगर बहुत स्वादिष्ट है तो उसके लिए लजीज शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो सुने उससे जीभ में बहार की आया पानी। पूछा, क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज? क्या इसका कबाब ऐसा भी लजीज होगा, स्वादिष्ट होगा? जितनी भाजियां दुनिया में इसके सामने नाचीज। गोली बोली, जैसी खुशबू इसका वैसा ही स्वाद। खाते खाते हर एक को आ जाती है बिहिष्ट की याद। देखिए, पूछा, क्या इसका कबाब होगा ऐसा भी लजीज? जितनी भाजियां दुनिया में इसके सामने नाचीज। दुनिया में जितनी भाजियां हैं, जितने प्रकार की सब्जियां हैं, सब इसके सामने नाचीज हैं, माने तुच्छ हैं। गोली बोली, जैसी खुशबू इसका वैसा ही स्वाद। कुकुरमुत्ते की जैसी खुशबू है, समझ लो इसका वैसा ही स्वाद है। खाते खाते हर एक को आ जाती बिहिष्ट की याद। जो भी यह कुकुरमुत्ता खाता है, कुकुरमुत्ते का कबाब खाता है, उसे बिहिष्ट की याद आ जाती है। बिहिष्ट क्या है? जन्नत, स्वर्ग की याद आ जाती है। सच समझ लो इसका कलिया, तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब। जिस तरह आदमियों में नवाब का स्थान सबसे ऊंचा है, उसी तरह भाजियों में कुकुरमुत्ते का जो कबाब है उसका स्थान ऊंचा है। कि कैसे तुलना है देखिए। सच समझ लो इसका कलिया, तेल का भुना कबाब, भाजियों में वैसा जैसा आदमियों में नवाब। नहीं ऐसा कहते री मालिन की छोकरी बंगालिन की, डांटा नौकरानी ने। तब तक नौकरानी ने गोली को डांटा कि इस तरह से नहीं कहते, बहुत खराब बात बोल रही हो तो। आदमियों में जैसे नवाब वैसे ही इसका कबाब, ये कोई बात हुई? चढ़ी आंख कानी ने, लेकिन यह कुछ एक घूंट लार के जा चुके थे पेट में तब तक बहार के। मतलब कि कुकुरमुत्ते का जो कबाब होगा वो कितना स्वादिष्ट होगा, ऐसा वर्णन सुन करके जा चुके थे पेट में तब तक बहार के। मतलब कुछ एक घूंट लार के कुछ घूंट बहार के पेट में चले गए थे, कुछ घूंटे चली गई थी। तो नहीं, अगर इसको कुछ कहा, पलट कर बहार ने उसे डांटा। बहार ने अपनी नौकरानी को डांटा कि खबरदार, इसे कुछ कहा तो तुम इसको कुछ नहीं बोल सकती हो, यह मेरी सहेली है, मुझसे बात कर रही है। कुकुरमुत्ते का कबाब खाना है, इसके साथ इसके यहाँ जाना है। इतना समझ लो कि हम लोग कुकुरमुत्ते का कबाब खाएंगे, हम तो गोली के साथ गोली के घर जा रहे हैं। बता गोली, पूछा उसने, कुकुरमुत्ते का कबाब वैसी खुशबू देता है जैसी कि देता है गुलाब? जिस तरह गुलाब की खुशबू होती है, तो क्या कुकुरमुत्ते का कबाब जो है उससे भी ऐसी खुशबू आती है? गोली ने बनाया मुंह, बाएं घूमकर फिर एक छोटी सी निकाली मुंह। कहा, बकरा हो या टुम्बा, मुर्ग हो या कोई परिंदा, इसके सामने सब छूह, सबसे बढ़कर इसकी खुशबू। चाहे बकरा हो, टुम्बा हो, या मुर्ग हो, कोई परिंदा हो, कोई चिड़िया हो, किसी भी चीज का तुम बना लो कबाब, कुछ भी कर लो, लेकिन इसके सामने सब छूह, इसके सामने सब व्यर्थ हैं, बाकी सब बेकार हैं। सबसे बढ़कर इसकी खुशबू, कुकुरमुत्ते की जो खुशबू है वह सबसे बढ़कर है। भरता है गुलाब पानी, इसके आगे मरती है इन सब की नानी। अरे गुलाब तो इसके आगे पानी भरेगा खुशबू में, उसकी क्या औकात है? इसके आगे भरती है इन सब की, मरती है इन सब की नानी, सबकी नानी मरती हैं इस कुकुरमुत्ते के कबाब के सामने।
चाव से गोली चली, बाहर उसके पीछे होली, आगे आगे गोली, पीछे पीछे बाहर, उसके पीछे टेरियर, फिर नौकरानी, पहुंचती जो आंख कानी। चल गोली आगे जैसे डिक्टेटर। देखिए, गोली आगे आगे चली जैसे डिक्टेटर होता है, बाहर उसके पीछे जैसे भूखड़ फॉलोअर, अब बाहर उसके पीछे भूखड़ फॉलोअर की तरह चल रही है। बताइए तो, अगर यह कविता प्रगतिवादी है तो गोली आगे डिक्टेटर की तरह चलेगी और बाहर जो है भूखड़ फॉलोअर की तरह चलेगी, तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर वर्ग भेद नहीं है, यहाँ शोषक और शोषित की बात नहीं हो रही है, किसी पूंजीपति और सर्वसाधारण की बात नहीं हो रही है ना। चल गोली आगे जैसे डिक्टेटर, बाहर उसके पीछे जैसे भूखड़ फॉलोअर, उसके पीछे दुम हिलाता टेरियर, आधुनिक पोएट, पीछे बांदी बचत की सोचती कैपिटलिस्ट क्वेट। झोपड़ी में जल्द चलकर गोली आई, जोर से माँ चिल्लाई, माँ ने दरवाजा खोला, आंखों से सबको तोला, एक बार देखा, उसने अनुमान किया कि भाई बात क्या है, सब साथ साथ आए हैं, टेरियर भी, नौकरानी भी, गोली बाहर तो साथ आती ही है। आंखों से सबको तोला, भीतर आ डलिए में रखे, गोली ने वे कुकुरमुत्ते। गोली ने अपने आंचल में जो कुकुरमुत्ते तोड़े थे सब डलिए में रखे। देखकर मां खिल गई, निधि जैसे मिल गई। कुकुरमुत्ते को देखकर मां ऐसे खिल गई मानो उसे संसार की सारी निधियां मिल गई, संसार के सारे सुख मिल गए, सारी संपदाएं मिल गई। कहा गोली ने, अम्मा कलिया कबाब जल्द बना, इस कुकुरमुत्ते का तुम कलिया कबाब जल्दी बनाओ, पकाना मसालेदार, जरा मसालेदार पकाना, अच्छा पकाना, खाएंगी बाहर भी खाएंगी। पतली पतली चपातियां उनके लिए सेंक लेना, बाहर के लिए। जला जब ही उधर चूल्हा, खेलने लगी दोनों दुल्हन दूल्हा। अब उधर माँ कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब बनाने चली गई, चपाती सेंकने चली गई, तो इधर गोली और बाहर दूल्हा दुल्हन का खेल खेलने लगी। कोठरी में अलग चलकर बांदी की कानी को छलकर, टेरियर था बाराती। अब देखिए बाराती, अब शादी होगी दूल्हा दुल्हन की तो कोई बाराती तो चाहिए, तो टेरियर समझ लीजिए वही बाराती था। आज का गोली का साथी आज का वही था। हो गई शादी की फिर दुल्हन बाहर से, दुल्हा गोली बातें करने लगी प्यार से। अब दुल्हा दुल्हन के खेल में बाहर जो थी वह दुल्हन बनी और गोली दूल्हा बनी। अब शादी हो जाने के बाद दूल्हा गोली से, दुल्हन बाहर प्यार से बात करने लगी, मतलब दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। इस तरह कुछ वक्त बीता। अब दोनों के खेल में थोड़ा सा वक्त बीता। खाना तैयार हो गया। खाने चली गोली और बाहर खाने को चले। कैसे कहें भाव जो माँ की आंखों से बरसे, थाली लगाई बड़े समादर से। माँ की आंखों में जो भाव आया वह भाव अप्रतिम था, उसका वर्णन हम कैसे करें। थाली लगाई बड़े समादर से उसने थाली लगाई। खाते ही बाहर ने यह फरमाया, ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। देखिए बाहर को वह कुकुरमुत्ते का कबाब कितना स्वादिष्ट लगा, गोली की माँ के द्वारा खिलाया गया, परोसा गया जो खाना था इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने खुले दिल से यह स्वीकार किया, कह दिया कि ऐसा खाना आज तक नहीं खाया। शौक से लेकर स्वाद खाती रही दोनों, बिल्कुल शौक से स्वाद ले करके दोनों खाती रही। कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब दोनों खाती रही। बांदी को भी थोड़ा सा गोली की माँ ने कबाब परोसा।
जो बांदी थी नौकरानी, उसको भी गोली की माँ ने थोड़ा सा कबाब परोसा, कुकुरमुत्ते का कबाब अच्छा लगा, थोड़ा सा कलिया भी बाद को ला दिया। वह बोली कि बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, तो थोड़ा सा कलिया कबाब और ला करके वह दे दी माँ, और खाओ। हाथ धुलाकर देकर पान उसको विदा किया। हाथ धुलाने के बाद माँ जो है बहार को विदा की। कुकुरमुत्ते की कहानी सुनी जब बहार से नवाब के मुंह आया पानी। देखिए, कुकुरमुत्ते की कहानी जब बहार से उसके पिता सुने, नवाब साहब सुने, तो उनके मुंह में आया पानी, पानी आ गया। बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास। उन्हें लगा बहार यही तो नहीं बता रही है, क्या सच्चाई है, क्योंकि बांदी तो साथ साथ गई थी। तो बांदी से नवाब साहब पूछे कि क्या यह सही है, बहार सही बतला रही है? तो बांदी बता दी कि हाँ, बिल्कुल सही बतला रही है। बांदी से की पूछताछ, उनको हो गया विश्वास। माली को बुला भेजा, कहा कुकुरमुत्ता चल कर ले आ तू ताजा ताजा, तुम जाओ बाग में और वहां से ताजा ताजा कुकुरमुत्ता तोड़ करके तुम लाओ। माली ने कहा हुजूर, कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अर्ज हो मंजूर। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी विनती आप स्वीकार करें, मंजूर करें। कुकुरमुत्ता अब नहीं है बाग में, रहे हैं अब सिर्फ गुलाब, अब वहाँ सिर्फ गुलाब हैं। गुस्सा आए, कांपने लगे नवाब। अब नवाब को बहुत गुस्सा आया, वे गुस्से में कांपने लगे। बोले चल, गुलाब जहाँ थे उगा, जहाँ भी गुलाब के फूल थे, गुलाब खिले हुए थे, वहाँ चलकर तुम कुकुरमुत्ता उगा। सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता, उसके साथ साथ कुकुरमुत्ता हो, है ना? जहाँ गुलाब है वहाँ कुकुरमुत्ता हो। बोला माली, फरमाए मुआफ खता, गलती आप माफ करें, कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता। कुकुरमुत्ता जो है अब उगाए नहीं उगता है। दोस्तों, कतिपय प्रगतिवादियों का मानना था कि कुकुरमुत्ता प्रगतिवादी दृष्टिकोण से संपन्न कविता है। इसका नायक कुकुरमुत्ता सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है तथा गुलाब पूंजीपति या शोषक वर्ग का। कविता में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनसे सचमुच लगता है कि कविता में प्रगतिवादी चेतना हावी है, किंतु वास्तविकता इतनी सरल एवं सीधी नहीं है। कविता में नवाब की बेटी बहार और माली की बेटी गोली के बीच गहरा भावनात्मक संबंध दिखाया गया है। दोनों में अंत तक चलने वाली यह मित्रता प्रगतिवाद के वर्ग संघर्ष के स्थान पर वर्ग सामंजस्य, वर्ग मैत्री या वर्ग सहयोग को प्रस्तावित करती है। यदि निराला को कुकुरमुत्ते के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की चेतना को प्रस्तुत करना होता तो निश्चित रूप से गोली और बहार ने कुकुरमुत्ते का कलिया कबाब जी भरकर नहीं खाया होता। मान रहे हैं ना? वस्तुतः यह कविता प्रगतिवादी सिद्धांतों की जड़ता का विरोध करती है, उसके मूल्यों का नहीं। निराला कुकुरमुत्ते के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि जो साधारण को महत्व देने के प्रयास में सुंदर को गलत समझ बैठता है, जो गेहूं को महत्व देने के प्रयास में गुलाब को दुश्मन मान बैठता है और यह नहीं समझ पाता कि जीवन गेहूं या गुलाब से नहीं, गेहूं और गुलाब दोनों से पूर्ण होता है। रामवृक्ष बेनीपुरी का एक निबंध है, गेहूं और गुलाब। तो गेहूं से हम अपनी भूख मिटाते हैं, क्षुधा की तृप्ति करते हैं, और गुलाब का फूल जो हम सूंघते हैं उससे हमारा मानस तृप्त होता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, मानसिक शांति मिलती है। ठीक है, अब हम गेहूं को ही महत्व दें तो मानस का क्या होगा?
सोचिए, यह सोचने की चीज है। हमारे समाज में कुछ सवर्ण है तो कहीं अवर्ण है। अब सवर्ण अवर्ण के चक्कर में पड़कर आप असुंदर को महत्व देने लगते हैं। चलिए, यहाँ कुकुरमुत्ता जो है सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। वह गरीबी और जिहालत की जिंदगी जी रहा है, आप उसे महत्व दे रहे हैं। वह बहुत कुछ बोल रहा है गुलाब को कि तूने खाद चूसा है, तुम अशिष्ट हो, बहुत तरह से गालियां भी बकता है वह। इस तरह से कविता में दिखलाया गया है। तो जो भी सर्वहारा वर्ग के हैं, सर्वसाधारण है, जन साधारण है, उनके पक्ष में पूरी की पूरी सत्ता, पूरी की पूरी सरकार आ जाती है। अब जो सवर्ण है, किसका क्या बिगाड़े हैं भाई? जो गुलाब है, जो खुशबू दे रहा है, बाग की शोभा है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य आपका सुंदर होता है, वह क्या बिगाड़ा है जी? कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को अपना दुश्मन मान बैठते हैं, उसने कुछ बिगाड़ा हो या नहीं बिगाड़ा हो। एक प्रसंग महाभारत का मैं सुनाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन ने कर्ण का क्या बिगाड़ा था कि कर्ण ने अर्जुन को अपना दुश्मन समझ बैठा? ये बहुत गलत सोच है कि आप असुंदर को महत्व देने के फेर में सुंदर को भूल जाते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं, एक तरह से उसको दबाते हैं, उसे अपमानित करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि पेट की जो भूख है उसे शांत करने के लिए यदि गेहूं की जरूरत है तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुलाब की भी जरूरत है। आप असुंदर को महत्व दें, इसका मतलब यह नहीं है कि जो सुंदर है आप उसका अपमान करें, उसे भूल जाएं। तो जो जीवन की सार्थकता है वह गेहूं या गुलाब से पूर्ण होने वाली नहीं है, गेहूं और गुलाब दोनों से पूर्ण होने वाली है। तो हमारे समाज में जो लोग हैं, इसमें धोबी, नाई, फिल्मान सबकी चर्चा हुई है कविता में। तो हमारे समाज में जो लोग हैं, जो भी हैं, सभी की उपयोगिता है और सबका महत्व है। एक दूसरे से मिल करके हम पूरे हुए हैं। इसलिए कहीं किसी को असुंदर भी नहीं कहना है, किसी को सुंदर भी नहीं कहना है, किसी एक को महत्व देकर दूसरे को नीचे भी नहीं दिखाना है। तो इस तरह से निराला की जो मानवतावादी उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है, वह इस कविता में प्रकट हुई है। तो आज रहने दिया जाए, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ विदा।